हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसा रीडिंग पैसेज जिसकी हेडिंग ही नहीं है। ऐसे बहुत बार पैसेजेस आते हैं और यहां पर स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पैराग्राफ को कैसे डील करना चाहिए क्योंकि उनके पास हेडिंग नहीं है। नथिंग टू वरी यार, हेडिंग वैसे भी हमें यही बताती है कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल या रीडिंग टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब किस फील्ड से ये रिलेटेड है। यहां पर भी अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे एन इकोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, तो यहां से भी हमें यही पता चला कि वी आर गोइंग टू रीड समथिंग रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। अगर यहां पर कुछ ज्यादा लंबा पैराग्राफ रहता या डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन रहती या लैंग्वेज रहती, तो यही काम हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के भी कर सकते हैं। रॉचमैन एंड हर कलीग्स वर द फर्स्ट पीपल टू रिसर्च द प्रॉब्लम्स ऑफ मरीन डेब्रिस। सो मरीन, तो कॉन्टेक्स्ट काफी हद तक क्लियर हो चुका है। इकोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इकोलॉजी मरीन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मींस वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सी लाइफ। क्वेश्चंस ऐसे पैराग्राफ्स के कब स्टार्ट करने हैं, कैसे करने हैं, ये चीज मैं आपको बताता हूं। आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, मेरे साथ ही रीडिंग कीजिए, अपना डेटा थोड़ा सा बचा के रखा कीजिए मेरे लिए। जब भी वीडियो देखें पूरी वीडियो देखें, जब भी वीडियो देखिए पूरी क्वालिटी के साथ देखिए। अगर तो आपके पास ये सेम रीडिंग पैसेज या सेम बुक है, बढ़िया है, साथ साथ बुक देखिए। अगर नहीं है तो टॉप क्वालिटी चेक कर लीजिए। 720p या इससे ज्यादा पर अगर प्ले करेंगे, एक एक वर्ड आपको मोतियों की तरह नजर आएगा और मेरे साथ आप रीडिंग एंजॉय कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन से बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, पहले पैसेज रीड करना शुरू कर देते हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप ज्यादा समझ नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आप हैं 8 या 9 बैंड वाले स्टूडेंट, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, आप पहले पढ़ लीजिए। लेकिन आपको क्या पढ़ाना, क्योंकि आप पहले ही पढ़े हुए हैं। 8-9 बैंड के बाद तो आप 11-12 बैंड लेने से तो रहे, तो मुझे पढ़ाने दीजिए 5-6 या स्ट्रगल कर रहे स्टूडेंट जो 7 बैंड नहीं ले पा रहे हैं। रॉचमैन एंड हर कलीग्स वर द फर्स्ट पर्सन टू रिसर्च द प्रॉब्लम ऑफ मरीन डेब्रिस। तो जो बच्चे अभी तक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन गलत कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप कर ही नहीं रहे हैं। सबसे पहला स्टेप रहता है कि आपको क्वेश्चन को वेल अंडरस्टैंड करना है। अगर आप नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, सीधा क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर ढूंढने जाएंगे, कभी भी आंसर नहीं मिलेगा तो गलत होगा या ठीक होगा, आपको खुद नहीं पता। सेकेंड चीज, आपको एजम्पशंस अपने माइंड में क्लियर करने हैं कि ट्रू के लिए क्या मिलना चाहिए, फॉल्स के लिए क्या और नॉट गिवन के लिए। फाइनली नंबर 3 इज, आप जिस कीवर्ड बेस्ड सर्च करेंगे, वही कीवर्ड की जिस लाइन में आपको प्रेजेंस मिलेगी, उस लाइन को अच्छे से पढ़ के उसी में से आंसर निकालेंगे, कुछ फालतू नहीं पढ़ेंगे। रॉचमैन की बात हो रही है, उसके कलीग्स की बात हो रही है। वर द फर्स्ट पीपल, वो सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने इस प्रॉब्लम को रिसर्च किया। ट्रू कब होगा? जी हां, यही सबसे पहले आए। फॉल्स कब होगा? नहीं, इनसे पहले कोई और होगा। नॉट गिवन कब होगा? मुझे नहीं पता, काफी लोगों ने रिसर्च की, मुझे क्या पता पहले किसने की बाद में किसने की। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पैराग्राफ में मिलना चाहिए, रॉचमैन का नाम आया, लेकिन रॉचमैन के साथ साथ हमें उसके कलीग्स को भी ढूंढना है। और कलीग्स अगर हम सिर्फ स्कैन कर रहे हैं, यहां पर हम स्किम कर रहे हैं, तो लास्ट लाइन में हमें मिल रहा है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे ये एक लाइन पढ़ें। उसके लिए हमें फुल स्टॉप ढूंढना है, यहां पर कॉमा है, यहां पर सेमीकोलन है और ये रहा फुल स्टॉप। Plenty of studies have been sounded alarm bells about the state of marine debris. हमारा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड एक और आ गया, मतलब मरीन डेब्रिस की बात हो रही है। उस पे कई सारे स्टडीज हुए हैं। In the recent paper published in the journal Ecology, Rochman and her colleagues set out to determine how many of those perceived risks are real. अगर आपके पास आंसर है तो मुझे अभी बताइए, मेरे बताने के बाद आप मेरे आंसर के साथ कंफर्म कर सकते हैं कि आप भी सही थे या गलत थे। तो मुझे यही देखना था कि ये वाकई पहले पर्सन थे या इन्होंने बाद में की, ताकि मैं ट्रू या फॉल्स लगा सकूं। अगर कुछ भी नहीं होगा मेरे पास तो आंसर रहता है नॉट गिवन। तो यहां पर आंसर होगा अनडाउटेडली फॉल्स, क्योंकि वो कहता है कि इन्होंने सबसे पहले की, ये सबसे पहले पर्सन थे। और इधर कह रहा है कि बहुत सारे स्टडीज हुए हैं
और अब ये जो हैं रॉचमैन और उनके कलीग्स ये डिटरमाइन करने में लगे हैं कि इनमें से कितने सही हैं या जो रिस्क इन्होंने बताए हैं वो कितने रियल हैं. दैट मीन्स ये उन लोगों के बाद रिसर्च कर रहे हैं. सो दे आर नॉट द फर्स्ट वन. सो द फर्स्ट आंसर वुड बी false. The next answer, question number 28. The creatures most in danger from ocean trash are certain seabirds. तो अब यहां पर आपको क्या समझ आया कि मतलब जो क्रिएचर्स सबसे ज्यादा डेंजर में है, खतरे में है फ्रॉम ओशन ट्रैश. ट्रैश मतलब कबाड़. मैं आपको बार बार कहता हूं कि अपनी वोकैबुलरी रीडिंग के साथ इंप्रूव करनी सीखिए. अगर आप साथ में नोटबुक नहीं रखते हैं, वोकैबुलरी जॉट डाउन नहीं करते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. आर सर्टेन सी बर्ड्स मतलब कुछ खास सी बर्ड्स हैं वो सबसे ज्यादा खतरे में हैं. तो हमें इसके बारे में अब पढ़ना है. तो स्किम और स्कैन करते हुए मैं यहां पर पहुंचता हूं जहां पर सी बर्ड्स की बात है और सर्टेन सी बर्ड्स की बात है. तो पूरा पढ़ना पड़ेगा. Scientists will end a paper by speculating about the broader impacts of what they have found. For example, a study could show that certain birds eat plastic bags and go on to warn that whole bird population are at risk of dying out. That means कि वो स्पेक्यूलेट करते हैं, मतलब अकास्ट लगाते हैं. वो कहते हैं कि स्टडी से अगर पता चलता है कुछ लोगों ने कुछ बर्ड्स ने प्लास्टिक बैग्स खाए तो वो वार्न कर देंगे कि सारी की सारी पॉपुलेशन ही खत्म होने जा रही है. सो इतनी बात से हमें क्या पता चला कि क्या सबसे ज्यादा खतरे में ये सी बर्ड्स हैं? नहीं. क्या कोई और बर्ड है जो खतरे में है? नहीं. हां, इतना जरूर पता कि वो स्पेकुलेट कर लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा. सो कंफर्म ऐसा कुछ भी नहीं है. दैट वुड मेक द आंसर नॉट गिवन, बिकॉज इतनी इंफॉर्मेशन से मैं नहीं बता सकता कि कुछ ऐसे सर्टेन बर्ड्स हैं जो ओशन ट्रैश की वजह से सबसे ज्यादा खतरे में हैं. 29. The studies Rochman has reviewed have already proved that population of some birds will soon become extinct. यहां पर आपने स्ट्रॉन्ग कीवर्ड अगर ढूंढ लिया जिसके बेस पर क्वेश्चन बना होता है और वही वर्ड आंसर मिलने में अगर हेल्प करता है, ये चीज अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आपकी गारंटी से एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी. तो यहां पर कीवर्ड है ऑलरेडी, कि जो बंदा है जिसने रिव्यू किया है और उसने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि कुछ बर्ड बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं. अगर तो ऑलरेडी कर दिया है तो आंसर ट्रू रहेगा, या अगर उसने अभी करना है या नहीं किया है तो फॉल्स रहेगा, या इसके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप कुछ आंसर नहीं लगा पाएंगे, तो आंसर रहेगा नॉट गिवन. तो आइए देखते हैं फर्दर इसका इंफॉर्मेशन कहां मिलता है. बर्ड पॉपुलेशन के साथ जुड़ा है तो हम इन फ्यू रिमेनिंग लाइंस को भी पढ़ लेते हैं. और ये जो उसने कहा था कि birds dying out, but the truth was that nobody had yet tested those perceived threats. That wasn't a lot of information. तो सेम ही क्योंकि पिछला क्वेश्चन नॉट गिवन गया तो यहां पर अगला क्वेश्चन अगले ही पैराग्राफ में ढूंढने की हमारी सेंस थी, जिसकी वजह से हमने ये पैराग्राफ पढ़ा. अगर इसी पैराग्राफ में सेकंड का आंसर ट्रू या फॉल्स आता तो मे बी हम नेक्स्ट पैराग्राफ में मूव कर जाते. तो यहां पर ये जो कह रहा है कि जो कह देते हैं कि पॉपुलेशन रिस्क पर है, लेकिन ये ट्रूथ है, इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉट येट टेस्टेड. तो यहां पर वो कह रहा है कि ऑलरेडी हो चुका है और उधर वो कह रहा है कि अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है. तो गारंटी के साथ आप कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन तो है फॉल्स, क्योंकि ऑलरेडी प्रूव्ड नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. 30th, Rochman analyzed papers on the different kind of danger caused by ocean trash. अब ocean trash की ही बात है और ये एनालाइज करता है different kinds of dangers. तो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है different. तो अगर तो इस पॉइंट में वो अलग अलग डेंजर्स की बात करेगा तो आंसर होगा ट्रू. फॉल्स होगा कि वो एक ही टाइप के डेंजर की बात कर रहा है.
नॉट गिवन तब होगा कि वो डेंजर्स की बात कर रहा है, लेकिन डिफरेंट है या नहीं है आप नहीं बता सकते. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ. रॉचमैन की फिर बात आ रही है. उसने हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स ऑन द इंपैक्ट ऑफ मरीन डेब्रिस पब्लिश हुए हैं, जो उसको एग्जामिन किया है, दैट मीन्स स्टडी किया है. Within each paper, they ask what threat scientists have studied. 366 perceived threats. वहां पर था हमारे पास different kind of dangers और यहां पर है 366 perceived threats. Threats मतलब danger, perceive मतलब जो आपके दिमाग में आता है. So, of course, there are different kinds of, and that would make question number 30 answer as true. Let's move on. I hope that you are enjoying it and you are doing it simultaneously with me. 31st is most of the researchers. अब strong keyword शायद यहीं से clear हो जाएगा क्योंकि इसको बहुत ध्यान में रखना रहता है. Most of the research analyzed by Rochman and her colleague was badly designed. For example, उसने 100 research analyze किए. मोस्ट के लिए कम से कम 51% होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. अगर तो मोस्ट रिसर्च उसको बैडली डिजाइन मिले तो वो आंसर ट्रू रहेगा. मोस्ट में से अगर थोड़े से भी कम हो जाते हैं या सम कह देता है, मैनी भी कह देता है, तो यहां पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि मैनी का मतलब कभी भी मोस्ट नहीं होता. मोस्ट 50% होता ही होता है या इससे ज्यादा होगा. मैनी 20 को भी हम मैनी बोल देंगे, 80 को भी हम मैनी बोल देंगे, तो इन दैट केस आंसर नॉट गिवन बन जाते हैं. लेकिन अगर वो सम कहेगा तो डेफिनेटली आंसर फॉल्स बनेगा. आइए देखते हैं कितने उसको बैडली डिजाइन मिले. यहां पर नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें डायरेक्ट परसेंटेज मिल गई. इन 83% ऑफ केसेस ट्रैश वॉज प्रूवन ट्रू. देखिए 83 में तो ट्रू मिले, उधर क्वेश्चन में उसने नेगेटिव वर्ड यूज किए, बैडली डिजाइन. इन द रिमेनिंग क्या बचा 13%. उसमें क्या हुआ, हैड वीकनेसेस. सो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. 13% में वीकनेस थी, 18% बढ़िया थे, और ये कह रहे ज्यादा क्या थे, खराब थे. इसका मतलब ये क्वेश्चन लिखने वाली बात पैराग्राफ से मैच नहीं करती है, गलत बात है ये. आंसर इज फॉल्स. One study examined by Rochman was expecting to find that museums were harmed by eating plastic. तो अभी हमें ये देखना है कि जो एक स्टडी की गई थी, रॉचमैन ने जिसे एग्जामिन किया, तो वो क्या फाइंड करना चाहती थी, दैट म्यूजल्स वर हार्म्ड बाय ईटिंग प्लास्टिक. के प्लास्टिक के खाने की वजह से वो खराब हुए, खराब नहीं हुए, रादर हार्म हुए. तो आइए देखते हैं. म्यूजल हमें स्ट्रॉन्ग कीवर्ड चाहिए, जब तक मिलेगा नहीं हम पढ़ेंगे नहीं. नेक्स्ट पैराग्राफ में ही मिल गया. स्ट्राइकिंगली काफी अच्छा वर्ड है, आप भी अपनी राइटिंग में यूज कीजिए, स्पीकिंग में डेफिनेटली यूज कीजिए. रॉचमैन से ओनली वन वेल डिजाइन स्टडी. ओके, एक वेल डिजाइन स्टडी की बात कर रहा है, उधर भी उसने कहा वन स्टडी फेल्ड, लेकिन फेल हो गई. टू फाइंड द इफेक्ट इट वाज लुकिंग फॉर, मतलब वो इफेक्ट बताने में फेल हो गई जो वो दिखाना चाहती थी. लुकिंग फॉर मतलब आई एम लुकिंग फॉर, आई एम वेटिंग फॉर. एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ म्यूजल्स ingesting microscopic plastic bits. I must say it is exactly the same information. Eating plastic, म्यूजल की बात हुई है और वो ये चीज बताने में क्या हुआ, उसको फेल हो गई. हम हार्म के बारे में भी कुछ पढ़ लें अगर मिल जाए तो. प्लास्टिक मूव फ्रॉम द म्यूजल स्टमक टू द ब्लड स्ट्रीम. Scientists stay there but didn't seem to stress out the shellfish. And definitely I would say ट्रू इज द आंसर, क्योंकि हमारे सारे ही स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स इसके साथ मैच कर गए और टोन बिल्कुल सेम है. सम म्यूजल्स चूज टू ईट प्लास्टिक इन प्रेफरेंस टू देयर नेचुरल डाइट. मेरे इंस्टीट्यूट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं शायद अब तक नॉट गिवन लगा चुके होंगे, लेकिन मैं तो आपको समझाने आया हूं, आप ध्यान से समझिए. कुछ म्यूजल्स ऐसे हैं जो प्लास्टिक खाने को प्रेफर करते हैं टू देयर नेचुरल डाइट. ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन चाहे आप नॉट गिवन लगा भी देंगे, पढ़ने के लिए तो एक बार आप डेफिनेटली आएंगे. इट इज जस्ट टू सेव टाइम कि आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करें. हमने देखा कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि म्यूजल
नेचुरल डाइट की बजाय प्लास्टिक खाना पसंद करते हैं। प्रेफरेंस इज द स्ट्रॉन्ग कीवर्ड। तो यहां पर हमारी इनकी बात तो यहां पर हुई थी कि जब ये खा लेते हैं तो इनके अंदर चला जाता है, तो ये कोई दिक्कत की बात है। लेकिन while may be fine eating trash, though the analysis also give a clear picture of many ways the ocean debris is bothersome. मे बी फाइन ईटिंग ट्रैश, मतलब उनके लिए खाना ठीक है, नॉर्मल है, फाइन है, लेकिन इससे आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्लास्टिक को ज्यादा प्रेफर करते हैं देन द नेचुरल डाइट? सो ऑफ कोर्स देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन कंपैरिजन बेस्ड, सो द आंसर इज अनडाउटेडली नॉट गिवन। तो अब तक काफी सारी वोकैबुलरी आई है, अगर आपने नहीं लिखी है तो प्लीज लिख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल वैलिडिटी, कंक्लूजन्स, लैक, देन यहां पर इंजेक्शन भी आया है। आई वुड से कि कुछ और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स आए थे। मरीन आया था, अभी डेब्रिस के बारे में हमने पढ़ा, बॉदरसम, परेशान करने वाली चीज। हाँ, परसीव था। हाँ, ये है कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स नहीं है कि आपको समझ ही ना आए। डिटर्मिन, ये लेकिन बहुत अच्छी लैंग्वेज है, 7+ बैंड की लैंग्वेज है। अगर आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी राइटिंग में एज सिनोनिम टू द सिंपल वर्ड्स दैट यू यूज, अनडाउटेडली आपका राइटिंग में स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप, जहां पर हमें वन वर्ड ओनली में ब्लैंक्स को फिल करना है। इंफॉर्मेशन है फाइंडिंग्स रिलेटेड टू मरीन डेब्रिस, जो हमें फाइंडिंग्स मिले हैं। एंड स्टडीज फाउंड द बिगेस्ट थ्रेट्स, सबसे बड़े थ्रेट्स क्या हैं? पहले के लिए उसने दे दिया प्लास्टिक, नॉट मेटल एंड वुड। आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में ही हमें ये चीजें मिलती हैं। यस, मटेरियल्स लाइक मेटल एंड वुड, लेकिन हमें ये देखना है कि बिट्स ऑफ डेब्रीज दैट वर डैश हार्मफुल टू एनिमल्स, कुछ हार्मफुल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ यूज हुआ है या नहीं। मोस्ट ऑफ द डेंजर्स ऑल्सो इन्वॉल्व लार्ज पीसेस ऑफ डेब्रीज, डेब्रीज हमारा कीवर्ड आ गया। एनिमल्स गेटिंग एंटेंगल्ड, तो इंजरीज, तो यहां पर हार्मफुल टू एनिमल्स भी आ गया। तो हमें देखना है बिट्स दैट वर, डेब्रीज के बिट्स जो क्या थे, डेब्रीज ऑफ पीसेस, large pieces of debris, so large pieces would be the correct answer, but it says one word only, so हम कहेंगे ऐसे debris जो क्या थे, large थे, large would be the correct answer. There was little research into dash, example from synthetic fiber, बहुत कम इन्वेस्टिगेशन हुई है, रिसर्च हुई है किसी चीज की जो सिंथेटिक फाइबर हम कह सकते हैं। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में से देखने की कोशिश करते हैं। बट अ लॉट ऑफ ओशन डेब्रिस इज माइक्रोप्लास्टिक, these may be ingredients जो हमारे कॉस्मेटिक, टॉयलेटरीज, फाइबर शेड, सिंथेटिक क्लोथिंग, हमारे पास सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक क्लोथिंग आ गया। these किसके लिए उसने यूज किया है? माइक्रोप्लास्टिक ऑफ पीसेस स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर। अब ये जो चीज हमें चाहिए ये भी देख लें कि इस पे लिटिल रिसर्च हुई है। यस, फाउंड लिटिल रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ दीज, वंस अगेन प्रोनाउन, यहां पे भी प्रोनाउन, यहां पर भी प्रोनाउन, और प्रोनाउंस हमेशा नाउन को रिफ्लेक्ट करते हैं, और ज्यादातर जो राइटर है फर्स्ट टाइम नाउन यूज करता है, उसको बाद प्रोनाउन से ही उसे रेफर करता है। अनडाउटेडली माइक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक है या प्लास्टिक्स, would be the correct answer, microplastic. Drawbacks of the studies examined. अब जो भी स्टडीज हुए इनका ड्रॉबैक क्या है? Most of them focused on individual animals, not entire. मतलब एक एनिमल, इंडिविजुअल एनिमल्स पर रिसर्च थी, सारे पे नहीं। सारा क्या होगा? कॉमन सेंस है, मेरे दिमाग में तो वर्ड भी आ रहा है कि कैसा वर्ड आना चाहिए। A lot of open क्वेश्चंस हैं, मतलब वो चैलेंज करते हैं। मेनी स्टडीज हैव लुक्ड एट हाउ प्लास्टिक अफेक्ट ऑन इंडिविजुअल एनिमल, हमारा आ गया, और सेल रादर देन, हमें कंपैरिजन चाहिए था, होल की जगह पर एंटायर वर्ड आ गया, तो डाउट ही नहीं है, आंसर रहेगा पॉपुलेशन। और यही मुझे पहले ही लगा था कि आंसर यहां पे आना चाहिए, एंटायर पॉपुलेशन, दैट इज कि वो इंडिविजुअल एनिमल पर फोकस करती हैं, एंटायर पॉपुलेशन पे नहीं। द डैश ऑफ प्लास्टिक यूज इन द लैब डिड नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट दोज इन द ओशन, मतलब जो आप प्लास्टिक लैब में यूज करते हैं वो मे बी रिफ्लेक्ट, मतलब वो शो ना करे जो ओशन में है, लेकिन कोई चीज है द डैश
ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की क्या चीज होगी आइए देखते हैं। लैब हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड चाहिए, अगर मिलेगा तभी आंसर मिलेगा। इनफैक्ट अगली ही लाइन में है, एंड इन द लैब साइंटिस्ट ऑफन यूज हायर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्लास्टिक। अरे ये तो 2 बैंड वाला आंसर होता है, ऐसा कभी भी मिले तो ज्यादा सोचिए मत। अभी आप में से बहुत सारे होंगे जिनको कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, चाहे एक ही जगह पर किसी चीज का इकट्ठा होना है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ प्लास्टिक, और यहां पर भी लिखा है ऑफ प्लास्टिक, आंखें बंद कीजिए और कॉन्सेंट्रेशंस अपना आंसर लगा दीजिए, बिना शक आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। There was insufficient information on, अब हमारे पास किसी चीज की इंफॉर्मेशन भी नहीं है, insufficient है। नंबर ऑफ एनिमल्स विच कुड बी अफेक्टेड, मतलब कितने एनिमल्स इससे अफेक्ट हो सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ अ रिडक्शन ऑन द डैश ऑफ दैट स्पीशीज, मतलब इसका इम्पैक्ट ऑफ अ रिडक्शन, मतलब अगर एनिमल्स का नंबर कम होता है तो इम्पैक्ट इन नंबर्स ऑन द डैश, किसी और चीज का नंबर ऑफ दैट स्पीशीज। तो ये देखते हैं, एक लाइन पढ़ी है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं। नन ऑफ दैट टेल अस हाउ मेनी, क्योंकि इसी पैराग्राफ में ही उन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है जो इस रिसर्च के साथ हैं, तो ये आंसर के भी यहीं पे मिलने के चांसेस रहेंगे। नन ऑफ दैट टेल अस हाउ मेनी बर्ड्स और फिश और सी टर्टल्स कुड डाई फ्रॉम प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब ये तो बात आ गई ऊपर वाली कि कितने नंबर ऑफ एनिमल्स इससे अफेक्ट हो सकते हैं। और हाउ डेथ इन वन स्पीशीज, हमारा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड जो स्पीशीज है वो भी आ गया। ऑफ दैट स्पीशीज कुड अफेक्ट दैट एनिमल्स प्रेडेटर, यहां पर ऑफ द है, ऑन द, वन एंड द सेम थिंग। इम्पैक्ट ऑफ रिडक्शन इन नंबर ऑफ द डैश ऑफ दैट स्पीशीज, मतलब उस एनिमल के, आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, लेकिन इसका आंसर तो डेफिनेटली है प्रेडेटर। मे बी आप में से किसी को प्रेडेटर्स का मतलब नहीं पता है। प्रेडेटर्स मतलब शिकारी, क्योंकि अगर उसकी पॉपुलेशन कम होगी तो उस पे फीड करने वाले जो शिकारी हैं वो भी भूखे मर जाएंगे, उस पे भी इंपैक्ट आएगा ऑन द प्रेडेटर्स ऑफ दैट स्पीशीज, मतलब ऑफ दैट एनिमल। 39. Rochman says more information is needed on a possible impact of future dash involving oil. ये हमारे लिए काफी अच्छा कीवर्ड रह सकता है आंसर ढूंढने के लिए। Future dash, future is now an adjective, we are looking for a noun, कि क्या future क्या। नेक्स्ट पैराग्राफ में ढूंढ लेते हैं। We need to be asking more ecologically relevant questions. Usually scientists don't know exactly how disasters such as a tanker accidentally spilling its whole cargo of oil and polluting huge areas of the ocean will affect the environment until after they have happened. मतलब कार्गो आपको पता है तेल के टैंकर होते हैं, समुद्र में से तेल निकलता है, कार्गोस कई बार स्पिल हो जाते हैं। स्पिलिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इम्पैक्ट ऑफ, वो तो बोल दिया उसने इन्वॉल्विंग ऑयल। थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि यहां पे वर्ड कैसा फिट होना चाहिए। मोर इंफॉर्मेशन इज नीडेड ऑन द पॉसिबल इंपैक्ट्स ऑफ फ्यूचर डैश, जो फ्यूचर में हो सकते हैं। दैट इज विल, हमारे पास यहां पर कीवर्ड आ गया, दैट इज फ्यूचर। एनवायरमेंट को इफेक्ट करेगा क्या चीज? स्पिलिंग। यहां पर है सच एज, उधर उसने ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिखी है, और ये सच एज एग्जाम्पल किस चीज की है? डिजास्टर्स की, कुछ भी खराब होना, बर्बादी भरा हुआ, दैट इज अ डिजास्टर। सो इंपैक्ट ऑफ disasters would be the perfect answer. Example involving oil. अब जब भी हम ऐसा पैसेज करते हैं तो एक क्वेश्चन तो हमें वो जरूर पूछते हैं, भाई हमसे तो हेडिंग बनी नहीं, हमें तो टाइटल देना नहीं आया, क्या आप हेल्प कर सकते हैं? आपके हिसाब से बेस्ट टाइटल क्या होना चाहिए? तो इस टाइम पे कुछ भी रीड नहीं करना होता है, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि हमने इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ा क्या है, तो आपको अंदाजा यही होगा कि कई सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिनको इन दो बंदों ने इन्वेस्टिगेट किया है, एनालाइज किया है कि कितना सच है कितना झूठ है, कि सिचुएशन कितनी बुरी है। और अगर पहली लाइन पढ़े तो इज एवरीथिंग टेरिबल और आर थिंग्स जस्ट वेरी वेरी बैड, मतलब हालात तो बहुत बुरे हैं, उसी को थ्रू आउट हमने डिस्कस किया है। और यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर ये भी पढ़ा था कि काफ़ी हद तक इन थ्योरीज पर भी क्वेश्चन है कि ये भी काफ़ी हद तक इनके फाइंडिंग्स जो हैं वो सही हैं या नहीं है।
असेसिंग द थ्रेट्स ऑफ मरीन डेब्रिस, काफी हद तक हम मरीन डेब्रिस की थ्रेट जो है उसे असेस कर रहे हैं कि हमारा जो प्लास्टिक, जो कुछ भी एनवायरनमेंट का हमारा प्लास्टिक, वुड, मेटल, जो भी हमने कहा कि जो आज समुद्र में, मरीन वाटर में जा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है। मरीन डेब्रिस, हु इज टू ब्लेम, लेकिन ब्लेम करने की तो बात नहीं है, वो जस्ट एनालाइज कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि कौन कितना डाल रहा है। अ न्यू सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यहाँ पर प्रॉब्लम के सोल्यूशन की कुछ खास बात नहीं, और वो भी नया सोल्यूशन। मरीन डेब्रिस, द नीड फॉर इंटरनेशनल एक्शन, यहां पर कुछ ऐसा नहीं आया कि जहां हमें कई सारे कंट्रीज का या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिले जो बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर बनाई है टू फाइट अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम। सो इट वुड नॉट बी द करेक्ट आंसर लाइक ऑल अदर्स। द ओनली करेक्ट आंसर वुड बी ए, दैट मीन्स अगर ये बंदा इसे टाइटल देता तो उसे देना चाहिए था असेसिंग द थ्रेट ऑफ मरीन डेब्रिस। I hope you really enjoyed this reading with me, and undoubtedly आप ऐसे ऐसे रीडिंग और भी कीजिए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, साथ के साथ वोकैबुलरी समझिए। If you are really enjoying my videos, why don't you give a thumbs up to it and mention in the comment section that how well you performed in this reading. I will definitely come up with more videos for you. Thank you very much for joining. Take care of yourself. Bye bye for now.